बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है इसका? ज़रा एक या दो स्टूडेंट मुझे फीडबैक दें, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे विद इन 4 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब जो है ना स्क्रीन और आवाज़ के मैसेज ना करें, ताकि मेरे पास जो मैसेज विंडो है वो इन्हीं मैसेजेस से फुल ना हो जाए और आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं स्किप ना हो जाए मुझसे। तो विद इन 2 और 3 मिनट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसों मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था आईसीएमए का कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें वाइंडिंग अप को उसने ना डिस्कस किया हो। क्योंकि वाइंडिंग अप हमारे सिलेबस में भी उसने बता दिया कि इतने मोटे सेक्शन तुमने वाइंडिंग अप के पढ़ने आने हैं, पढ़ के आने हैं, फिर तुम्हारा पेपर होगा। और कोई भी पेपर चाहे वो रिटर्न हो, इवन कि ये ट्रेंड जो है एमसीक्यूज में भी देखा, क्योंकि मैंने पिछली बार जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था एमसीक्यूज का, और इवन के अब जो हुआ, मैंने अपने स्टूडेंट से बाकायदा फीडबैक लेता हूँ और एरिया सर्टन करवाता हूँ कि कहाँ कहाँ से पेपर आया। वो गाइडलाइन बन जाती है फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए। तो वाइंडिंग अप को एग्जामिनर जो है इग्नोर कभी भी नहीं करता। तो तुम ये कभी भी सोच ना लेना कि वाइंडिंग अप नहीं करोगे तो पेपर जो है पेपर में इसका कोई पोर्शन नहीं आएगा। यकीनन इसका पोर्शन आता है। तो वाइंडिंग अप को बड़े ध्यान से सुनना है। एमसीक्यूज में भी इसके एक दो एमसीक्यू आ जाते हैं और ड्यूरिंग द लेक्चर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बार क्या क्या आ चुका और आपने क्या क्या याद करना है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा इसका ओवरव्यू लेते हैं। वाइंडिंग अप है क्या? मैंने बताया था जैसे एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, जब पर्सन वो क्रिएट हुआ बाय लॉ, तो उसकी डेथ भी बाय लॉ ही होती है। तो जैसे पर्सन क्रिएट हुआ था इसी तरह उसकी अब डेथ होनी है। तो जैसे ही एक कंपनी जिसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, और हमें पता था लॉ में हमने फाइनेंशियल डिफिकल्टी को सुना है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है, कौन सी कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जाती है? ऐसी कंपनी जिसको एक क्रेडिटर जिसका 1 लाख रुपए का कर्जा है, अगर उसने कंपनी को कह दिया मेरा कर्जा वापस करो, उसने इस जो आर्टिफिशियल पर्सन था इसके घर पे नोटिस भेजा। घर पे नोटिस भेजने का मतलब कि इसके रजिस्टर एड्रेस पे एक ड्राफ्ट भेजा एक क्रेडिटर ने कि मेरे पैसे दो। और लाजमी है कि वो क्रेडिटर जो है 1 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। या तो ये केस हो जाए, या लॉ कहता है कि हमने कोई कुछ कहा था, कोर्ट ने कोई डिक्री या फैसला किया था और कंपनी को कहा था इस डिक्री या फैसले में कोई पैसे देने हैं तुम दे दो, और कंपनी ने वो डिक्री या फैसला अनसेटिस्फाइड रिटर्न कर दिया। तो लॉ कहता है हम सोचेंगे कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आती है। और जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आती है तो लॉ कहता है हमारे पास दो ही हल है, एक होता है लिक्विडेशन वाइंडिंग अप या एडमिनिस्ट्रेशन। लिक्विडेशन वाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी जो लीगल पर्सन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि लॉ जो होता है इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को कंट्रोल करने का तरीका ही चेंज कर देता है। इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो सारी की सारी चेंज कर देता है।
होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी। तो यार मैं कैसरी कवाली हूँ, और ये अलग बात है कि मेरा गला खराब है। तो अगर कोई मेरी आवाज़ में ऊंच नीच आ जाए तो बराए मेहरबानी उसे काबिल कबूल समझिएगा। तो लिक्विडेशन जो है, फिर हमें पता है कि लिक्विडेशन जो यार ये है ना, ये दो तरह की है। वॉलंटरी लिक्विडेशन और उसके बाद जो है कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो वाइंडिंग अप जो है दो तरह की होती है। एक तो कंपल्सरी होगी कि यकीनन अगर तुम कुछ काम करोगे ना, तुम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कुछ काम करेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की कुछ मैनेजमेंट अगर ने काम किया ना, उसने ये वाले, और हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में सारा दिन गुजार दिया कि वो कौन कौन से काम होते हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को कंपल्सरी कोर्ट जो है खत्म कर देता है। और कुछ होती हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है कि मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर ले, या क्रेडिटर्स जिनको कर्जा वापस नहीं दिया जा रहा, उनके अब दिल में ख्याल आ जाए कि बस अब इस कंपनी से हमारा नाता खत्म होना चाहिए, और इसके जो है एसेट्स को बिकवा कर हमारा जो कर्जा वगैरह है वो निकलवा लेना चाहिए। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जो होता है, मेंबर्स और क्रेडिटर्स ये अप्लाई करते हैं वाइंडिंग अप के लिए। तो ये हमने पिछला जो हमारा कंप्लीट लेक्चर था, हमने इसके ऊपर कवर किया कि मोड ऑफ वाइंडिंग अप क्या होता है। अब हमें समझ आ गई है यार कि जब भी ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ होनी है तो कोर्ट लाजमी दरमियान में आएगा। तो जब भी एक पटिशन, और लॉ ने हमें कहा था, कोर्ट ने हमने कहा था कि जब भी किसी कंपनी को वाइंडिंग अप करना है ना, तो मेरे सामने एक पटिशन आनी चाहिए। पटिशन क्या होती है? लीगल एप्लीकेशन, जो एक पर्सन जो है कोर्ट को फाइल करता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है काबिल समात की जाए। अब ये है कोड और ये है एप्लीकेशन। अब कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं, आज हमने ये पढ़ना है। और उसके बाद हमने पढ़ना है कि वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई है तो कौन कितना हिस्सा डालेगा, और फिर हमने ये पढ़ना है कि वाइंडिंग अप कौन करवाएगा। ठीक है, तो ये कोर्ट है, ये कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गई, पटिशन आ गई कि कंपनी को वाइंड अप करो। तो आज हमने पढ़ना है पावर्स ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की क्या क्या पावर होती है इस एप्लीकेशन के एंगेस्ट। या तो कोर्ट इस एप्लीकेशन को देख के रिजेक्ट कर देगा, या कोर्ट इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, या कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद इसको रिजेक्ट कर देगा। तो कोर्ट के पास सारे इख्तियारात हैं। तो आज हम पहले देखते हैं कि कोर्ट की पावर क्या क्या है जो कि एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप जाएगी कोर्ट के पास। पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट इन हेयरिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले सेक्शन नंबर 307 है जिसमें बताया गया कि कोर्ट में ग्रांट इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है कि सीज कर देना, कि कोर्ट के पास ये पावर है। द कोर्ट में एट द टाइम आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप a company under this act and before making an order for its winding up upon an application of the company itself or any of its creditor or contributory, retain further proceeding in any suit or proceeding against the company upon such terms and condition as it may deem fit। तो सेक्शन नंबर 304 में उन्होंने बताया कि यार जब भी कोर्ट के पास एक वाइंडिंग अप की पिटीशन जाती है ना, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि कंपनी के खिलाफ जो दूसरे केस शुरू है ना, उनको रिस्ट्रेन कर दे, उनको खत्म कर दे। ठीक है, उनको खत्म करार दे सकता है। पावर टू मेक ग्रांट इंजक्शन का मतलब कि कोर्ट एक ऐसा हुक्म पास कर देगा कि कंपनी के खिलाफ अगर कोई दूसरे केस ओपन हुए ना, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो दूसरे केसेस के में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उन सबको खत्म करवा देगा। ठीक है, तो पावर टू ग्रांट इंजक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट के पास जब भी किसी कंपनी की वाइंडिंग अप की पिटीशन आती है तो कोर्ट को इख्तियार दे दिया कंपनी एक्ट ने कि तुम इस कंपनी के खिलाफ जो बाकी केसेस थे उसको क्लोज करवा देना, और ये जो एप्लीकेशन अब तुम्हारे पास आई है इसके साथ चलना है, तो वाइंडिंग अप की पिटीशन इसको रख लो। पावर ऑफ कोर्ट ऑन हियरिंग पिटीशन, जब भी कोर्ट के पास एक पिटीशन आती है तो कोर्ट के पास एक पावर आती है, वो हमने पढ़ना है। कोर्ट के पास जब भी पिटीशन आएगी वाइंडिंग अप की, कोर्ट 90 डेज में ये डिसाइड करेगा कि इसको डिसमिस करें,
विद या विदाउट कॉस्ट। डिसमिस मतलब कि एप्लीकेशन फॉर पटिशन आ गई कि इसके ऊपर किसी को जुर्माना डालना है, या विदाउट जुर्माना या कोई और कॉस्ट इंकर किए बगैर इसको फारिग कर दिया जाए। मेक एनी इंटरम ऑर्डर एज इट मे थिंक, कोई दूसरा ऑर्डर पास कर दे, वाइंडिंग अप का ऑर्डर ना पास करे, कोई दूसरा ऑर्डर पास कर दे। या अपॉइंट अ प्रोविजनल मैनेजर ऑफ अ कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। देखो बच्चों, जब भी मैंने तुम्हें बताया ना कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई कंपनी को, तो दो ही हल होते हैं, या तो कंपनी को वाइंड अप कर दो या उसकी मैनेजमेंट चेंज कर दो, जिसको वो कह रहा है प्रोविजनल मैनेजर। ठीक है, उसने कहा कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन आई ना वाइंडिंग अप की, तो कोर्ट ने पहला इख्तियार है कि उसको डिसमिस कर देगा, और ये सारा काम कोर्ट ने करना है 90 डेज के अंदर। कोर्ट के पास इख्तियार है कि एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगा, या कोई और दूसरा ऑर्डर पास कर देगा, या तीसरे पॉइंट में कहा कि प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर देगा, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देगा टिल द फर्दर मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर बाद में देख लेंगे, अगर पास करना हुआ तो बाद में पास कर देंगे, लेकिन अभी के लिए कंपनी को वाइंड अप ना करो, इसकी मैनेजमेंट को चेंज कर दो। मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। फिर वो कह देगा, थर्ड पॉइंट ये है कि कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे देगा विद या विदाउट कॉस्ट, और वाइंडिंग अप की कुछ कॉस्ट वगैरह भी होती हैं तो वो भी अटैच कर देगा, और एनी अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। तो उन्होंने कहा जी, कोर्ट के पास जब भी कोई पटिशन आती है तो कोर्ट के पास इख्तियार आ जाता है। वॉइस इशू आ रहा है किसी को यार, सिग्नल में मसला है, तो नजम या कोई और अगर बैठा हुआ है तो ज़रा मुझे जल्दी से यार मुझे ना ये क्लियर करो, एक स्टूडेंट का मैसेज आया वॉइस इशू है। वॉइस मेरी अपनी वॉइस का इशू है कि वो ख़राब आ रही है आज, लेकिन नेट का अगर है तो यार वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लाजमी आपने बताना है। ठीक है, चलें ठीक है यार, क्लियर है वॉइस। अब जो है ना, अब मैं सीक्वेंस बनाता हूँ अपना। देखें जी, कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन ये हो गया, पावर ऑफ कोर्ट टू हियरिंग द पिटीशन, कि जब भी कोर्ट के पास कोई पिटीशन जाएगी तो कोर्ट उसका फैसला 90 दिनों में करेगा, और कोर्ट 90 दिनों में या तो उसको डिसमिस कर देगा, या कोई दरमियाना सा ऑर्डर इशू कर देगा, या प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर देगा, या वाइंड अप कर देगा, या कोई और ऑर्डर पास करेगा एज इट में डीम फिट, कोर्ट को कह दिया। फिर कोर्ट को इख्तियार है, कोर्ट को कंपनी एक्ट ने कह दिया कि जब भी कंपनी को नोटिस देना है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, कि जब भी कोई ऑर्डर पास करने लगो ना, कोर्ट को कह दिया एक्ट ने कि जब भी कोई ऑर्डर पास करना है तो कोर्ट को इख्तियार दिया है कि आप ना कंपनी की मैनेजमेंट को बुलाएं और उनसे सुन लें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये कह रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है नॉट रिफ्यूज टू मेक वाइंड अप ऑर्डर, कोर्ट जो है ना इस बुनियाद पर वाइंड अप ऑर्डर नहीं रोकेगा कि कोर्ट को अगर बताया गया कि कंपनी के जितने भी एसेट हैं वो इस काबिल नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाए। ठीक है, इसीलिए तो वाइंड अप की पिटीशन गई थी ना कोर्ट के पास कि कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर रही, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर रही। तो कहता है जी, कोर्ट को इख्तियार दिया है कि वो ये सारे फैसले कर ले, लेकिन कोर्ट को ये उन्होंने कह दिया कि कोर्ट तुम इस बात पे ना रुक जाना कि कंपनी के पास तो या उसके सारे के सारे एसेट प्लेज हैं, मॉर्गेज हैं बैंक के पास। याद रखना है, जब भी बैंक या कोई कर्जा देता है तो मॉर्गेज मॉर्गेज का चैप्टर भी हमारे जो सिलेबस है उसमें मौजूद है। तो कोर्ट को कह दिया गया कि जब भी वाइंड अप का ऑर्डर इशू करना है तो इस बात पे आके ना रुक जाना कि कंपनी के पास तो इतने एसेट है ही नहीं, या एसेट मौजूद हैं तो ये प्लेज है। ठीक है,
तो उन्होंने कोर्ट को गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि आप वाइंड अप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जी वेयर पिटिशन इज प्रेजेंटेड ऑन ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट कंपनी शुड बी वाइंड अप। कहता है जहां पे ये पिटिशन जो है दायर की जाए कोर्ट में कि यहाँ पे अवामी बुनियादों पर जस्ट एंड इक्विटेबल है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो कोर्ट में रिफ्यूज टू मेक एन ऑर्डर। कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इस पिटिशन के खिलाफ जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वेयर कोर्ट मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी, वो वाला ऑर्डर जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को और रजिस्ट्रार को फाइन जो कोर्ट है उसने इंटीमेट करना होता है। तो यार ये थी पावर ऑफ कोर्ट सेक्शन नंबर 308। अगर इसमें कोई क्वेश्चन बनता हुआ आपका तो वो भी अभी टाइप करके सेंड कर दें। तो इसको जल्दी से समराइज मैं बनाऊंगा। तो इसमें समरी ये बनी कि 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास करेगा। और क्या ऑर्डर पास करेगा, ये 5 ऑर्डर हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में नहीं, वो जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना होता है उसमें आ चुका है ये इस बार कि कोर्ट जो है उसके पास जब एक पिटीशन जाती है तो कौन कौन से ऑर्डर पास करेगा। जस्ट ये 5 लाइनें लिखनी है और आपको 5 नंबर मुबारक हो जाएंगे। तो इसके बाद कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जब भी एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू होगा कोर्ट की तरफ से तो विद इन 15 डेज वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पिटिशनर या कंपनी या दोनों शैल बी फाइल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। जब भी कोर्ट से एक ऑर्डर इशू होगा तो उस ऑर्डर के ऊपर कोर्ट का हुक्मनामा स्टैंप वगैरह लगी होगी। तो उन्होंने कहा इसकी कॉपी जो पिटिशनर था जिसने दरख्वास्त दी थी वाइंड अप करने की और कंपनी को भी इशू होगा ना, तो दोनों जो है विद इन 15 डेज ये वाली कॉपी जो है रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे जिसने इस आर्टिफिशियल रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ किया था। अगर डिफॉल्ट किया गया तो लेवल 1 की पेनल्टी इंपोज होगी। ऑन फाइलिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर रजिस्ट्रार मेक अ मिनट देयर ऑफ इन इट्स बुक रिलेटिंग टू द कंपनी। जब भी ये कॉपी रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी तो रजिस्ट्रार जल्दी से अपनी एक किताब खोलेगा और उसमें याद दहानी लिख लेगा कि हाँ ये फलाना आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जिसका जन्म हमने किया था, मेरे हाथों से हुआ था, अब इसके खिलाफ इसकी डेथ का वारंट निकल चुका है। वो लिखेगा अपने हाथों से कि ये ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। सच ऑर्डर शैल डीम टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। और कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे उसी दिन से सारे फारिग हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज कंटिन्यूड। हाँ, अगर कोई प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ ना तो कंपनी के एम्प्लॉय फारिग नहीं होंगे। लेकिन जब ये नोटिस इशू हो गया ना, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास हो गया कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ हो जानी है, तो उसी दिन से उन्होंने कह दिया कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल या जो भी हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उस दिन खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद सूट स्टेड ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर। ये पहले भी हमने पढ़ा प्रोविजन में कि जितने भी जो सूट है ना जो वाइंडिंग अप के ऑर्डर पे हैं, कोर्ट when a winding up order has been made or provisional manager has been appointed, no suit or other legal proceedings shall be proceeded with or commenced against the company। उन्होंने कह दिया जब एक दफा अनाउंस हो गया ना कि कोर्ट ने हुक्मनामा पास कर दिया कि इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को खत्म किया जाए, तो उस हुक्मनामे के बाद अगर किसी को याद आया ना कि हाँ इस कंपनी ने हमारे साथ भी कुछ गलत किया है या उस कंपनी ने कोई गलत चीज या कोई गलत सर्विसेज किसी को फराहम की और सूट उसके ऊपर बनता हुआ, केस उसके ऊपर बनता हुआ, तो लॉ ने कह दिया कि जब एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो जाए ना किसी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के खिलाफ, तो उस तारीख के बाद उसके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं इशू किया जाएगा जब तक कोर्ट रिलीफ ना दे दे, जब तक कोर्ट हुक्म ना दे दे कि हाँ ये भी इशू कर सकते हो, हुक्म ये भी केस इसके खिलाफ ओपन हो सकता है। तो जिस कोर्ट ने एक बार इशू कर दिया ना कि जी
कंपनी का जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ये वाइंड अप होना है, तो उस तारीख के बाद उस कंपनी के खिलाफ कोई केस इशू नहीं होना। कोर्ट विच इज वाइंडिंग अप द कंपनी शैल हैव jurisdiction to entertain or dispose of or any suit proceeding by against the company। तो कोर्ट जिसने वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू किया था उसके पास ये इख्तियार है कि जो दूसरे मुकदमात हैं कंपनी के खिलाफ उनको या तो सुने या ख़त्म कर दे या कुछ भी करे। एनी सूट आर प्रोसीडिंग बाय आर अगेंस्ट द कंपनी विच इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट। फिर उन्होंने कहा कि इस कंपनी के खिलाफ अगर किसी और कोर्ट में मुकदमात चल रहे हुए वो सारे मुकदमात उस कोर्ट को ट्रांसफर कर देने हैं जिसने वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू किया है। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। इसकी समरी ये बनी कि जब एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो गया ना तो कंपनी के खिलाफ कोई और तीसरा मुकदमा नहीं ओपन करके बैठ जाना। जितने भी मुकदमात हुए कंपनी के खिलाफ जो कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा वाइंडिंग अप का उस तारीख पे सारे मुकदमात उस कोर्ट को ही ट्रांसफर कर देने हैं। फिर उस कोर्ट की मर्जी है कि पेंडिंग मुकदमात को सुने, इंटरटेन करें या ख़त्म कर दे कि चलें जी अब तो किस्सा ही ख़त्म करें, हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं। ये 310 में पावर बयान की गई। पावर ऑफ कोर्ट टू स्टे वाइंडिंग अप। एक बार मुकदमा इशू हो गया, ऑर्डर इशू हो गया कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में अगर कोर्ट को लगा कि नहीं यार कि ये जो है ना मुकदमा ये जो ऑर्डर था इसको ख़त्म करना चाहिए, तो उसी कोर्ट के पास पावर है कि वो वाइंडिंग अप को स्टे करवा सकता है। कोर्ट एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 3 years आफ्टर द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोर्ट को प्रूफ मिल जाए कि वाइंडिंग अप का पहला ऑर्डर जो इशू किया गया था वो ठीक नहीं है। तो ये वाला सेक्शन आप खुद पढ़ लेना यार कि उन्होंने कहा कि विद इन 3 years कोर्ट को अगर तसल्ली हो गई क्रेडिटर की तरफ से या कंट्रीब्यूटरी की तरफ से कि जो प्रोसीडिंग है इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप और टू बी स्टेड इनको स्टे करना चाहिए, तो कोर्ट जो है विड्रॉ कर लेगा, कैंसिल कर देगा, रिवोक कर देगा एनी ऑर्डर जो कि उसने इशू किया था वाइंडिंग अप के लिए या सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट में डीम फिट। तो यहाँ तक जो था भैया उन्होंने बताया कि कोर्ट की पावर्स को बताया गया है। फिर एंड पे उन्होंने बताया कि कोर्ट के पास सेक्शन नंबर 314 में इख्तियार है कि विशेज डिटरमिन कर लेगा। जैसे यार कोर्ट पूछता है ना हाँ जी आपकी आखिरी विश क्या है, इसी तरह वाइंडिंग अप में क्योंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ हो जानी है तो कोर्ट कंट्रीब्यूटरीज कंट्रीब्यूटरीज जिन्होंने हिस्सा डालना है या क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसे क्लेम किए हैं उनसे उनकी विशेज पूछ सकता है। हाँ जी आप बताएं आपके आपकी विश के मुताबिक क्या होना चाहिए, कैसे वाइंडिंग अप होनी चाहिए। In all matters relating to the winding up of the company, the court may the court may have regard to the wishes of the creditors and contributors of the company as provided by it by any sufficient evidence in this manner as provided in this act। तो उन्होंने कह दिया कि कोर्ट जो है ना जब भी वाइंडिंग अप के अफेयर्स को डील करेगा तो इनकी विशेस ले लेगा, किन लोगों की, क्रेडिटर्स की और कंट्रीब्यूटर्स की। इफ इट थिंक फिट फॉर द पर्पस, और अगर कोर्ट को लगा कि इनकी विशेस जो है असर्टन इनसे पूछ लेनी चाहिए इनकी विशेस क्या है, वो कहेगा आप एक मीटिंग रख लें और मीटिंग में डिसाइड कर लें कि आपकी फाइनल विश क्या है। फिर किसी पर्सन को अपॉइंट कर देगा उस मीटिंग का चेयरमैन जिसमें ये विश या रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करनी है इन दिस रिगार्ड। वाइल असर्टनिंग द विशेज, जब भी विशेज को डिटरमिन किया जाएगा तो कोर्ट कहता है जी इनकी क्रेडिटर्स की पावर और कंट्रीब्यूटर्स की पावर को देख लेना, यानी कि उस क्रेडिटर की ज्यादा बात मान लेना जिसके पास जिसने ज्यादा कर्जा दिया हुआ, या उस कंट्रीब्यूटरी की बात ज्यादा नोट कर लेना रिपोर्ट में जिसमें उसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन डालना है। कंट्रीब्यूटरीज का मतलब जो के यार जिन्होंने वाइंडिंग अप में हिस्सा डालना है। ठीक है, ये था सेक्शन नंबर 314।
तो अब पूरी पार को मैं ना समराइज करूंगा। पार ऑफ कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन। सबसे पहली पार है कि जितने भी मुकदमात हैं ख़त्म कर दिए जाएंगे। 308 में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसमें पार है या तो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाएगी, या कोई इससे रिलेटेड कोई और हुक्म सुना दिया जाएगा, या प्रोविजनल मैनेजर या वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो जाएगा, या कोई और ऑर्डर इशू हो जाएगा। कोर्ट कभी भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने से नहीं रुकेगा अगर कोर्ट को ये बताया जाएगा कि कंपनी के पास तो अभी इतने एसेट ही नहीं है, या जितने भी एसेट हैं ये प्लेज, ये गिरवी हैं। ठीक है, ये सेक्शन 308 को समराइज हो गया। उसके बाद सेक्शन 309 के जब भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू होगा, पटिशनर और कंपनी विद इन 15 डेज जो है ये ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे, और रजिस्ट्रार जल्दी से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लेगा कि ये आर्टिफिशियल पर्सन जिसको मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था, जिसको जन्म किया था, अब ये ख़त्म होने जा रहा है। सूट्स ट्रेड ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर, कि वाइंडिंग अप ऑर्डर को इशू करने से पहले जितने भी सूट थे वो ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई पेंडिंग सूट हैं वो इसी कोर्ट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर ये कोर्ट की मर्जी होगी उनको इंटरटेन करे, ख़त्म कर दे या कोई और ऑर्डर पास कर दे। लेकिन जब एक वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो गया ना, उसके बाद कंपनी के खिलाफ, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं ओपन होगा जब तक कोर्ट की इजाज़त ना ले ली जाए। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट टू स्टे वाइंडिंग अप ऑर्डर, कि कोर्ट के पास एक पावर है कि वो वाइंडिंग अप को ना स्टे कर देगा। उसके बाद कोर्ट जो है विशेस पूछ लेगा इनसे कि हाँ जी, किसकी जो क्रेडिटर्स हैं उनसे विशेस पूछ लेगा कि आप क्या चाहते हैं कि वाइंडिंग अप में क्या होना चाहिए, या क्रेडिटर से या कंट्रीब्यूटरीज कि जिन लोगों ने वाइंडिंग अप में पैसा डालना है उनसे पूछ ले कि आपकी क्या विशेस हैं, और विशेस डिटरमिन करने के लिए इनकी मीटिंग करवा ले। फिर मीटिंग में ज्यादा वेटेज उसकी बात को दी जाएगी जिसने कंपनी को ज्यादा कर्जा, या ऐसे कंट्रीब्यूटरी की बात को ज्यादा वेटेज दी जाएगी जिसने ज्यादा हिस्सा डालना है। यहाँ तक ये था और पावर ऑफ कोर्ट कंक्लूड होगी। अब हम करेंगे कंट्रीब्यूटरीज। देखो, हर एक को अब पकड़ के झाड़ा जाएगा, उससे पैसे लिए जाएंगे जिसने कसम उठाई होगी कंपनी के स्टार्ट पे कि हाँ जी मैं वादा करता हूँ कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तो पैसा डालूंगा। अब जो ये हैं पर्सन, इनकी बारी आ जाएगी। अब आप लोग एक केस स्टडी देखें मेरे सामने जो मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, फिर आपको इस सेक्शन की ना बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। देखो, एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर या तो वो पब्लिक कंपनी होगी, आपको पता है, या तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। दो ही कंपनी होती हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। अगर तो कंपनी है ना लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब जितने भी इसके मेंबर्स थे उन सब लोगों ने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर तो कोई ऐसी कंपनी है तो लॉ कहता है कंट्रीब्यूटरी कौन होंगे, तो लॉ कहता है पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में जो भी कंट्रीब्यूटरीज हैं वो सब वो होते हैं जिन्होंने शेयर्स सब्सक्राइब किए होते हैं। और अगर इन शेयर्स के ऊपर इन्होंने सारा पैसा जमा कराया हुआ है, जैसे 100 रुपए का एक शेयर था और जितने भी मेंबर्स थे, जिसने जितने शेयर्स लिए उतने ही पैसे जमा करवा दिए। जैसे मिस्टर ए था यहाँ पे, उसने 50 शेयर लिए, इसका मतलब उसने 50,000 कंपनी को शेयर्स के एंगेज दे चुका है। तो लॉ कहता है फॉर ऑल पर्पसेस ये कंट्रीब्यूटरीज ही कहलाएंगे, लेकिन ये मजीद हिस्सा नहीं डालेंगे वाइंडिंग अप में। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या था बच्चों? हमने मेमोरेंडम पढ़ लिया, मेमोरेंडम ने इनकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया था, इनकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया था कि यार कल कला को अगर ये कंपनी वाइंड अप हुई, वाइंड अप कैसे होगी? लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, एसेट्स कम हो जाएंगे। कल कला को अगर कोई ऐसा चक्कर हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसने पावर दी थी, उसने पावर दे दी थी कि
इस कंपनी के मेंबरान की लायबिलिटी लिमिट होगी अप टू द पेड अप कैपिटल, के जितना ये कैपिटल पे करेंगे बस उस हद तक इन मेंबरान्स की लिमिट में लाइबिलिटी होगी। तो इसका मतलब मिस्टर ए ने अगर 50,000 रुपया कंपनी को दे दिया ना, और इन केस ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो मिस्टर ए की सिर्फ ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन कोई मिस्टर ए को आके नहीं पकड़ेगा, लाओ अपनी गाड़ी बेचो, लाओ अपना अपना जो है मकान बेचो, या कोई और चीज बेचो, या हमें मजीद पैसे दो, वाइंडिंग अप में हिस्सा डालो। अब समझ आ जानी चाहिए तुम लोगों को कि अगर कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड है और वो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है और वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इस केस में जितने भी कंट्रीब्यूटरीज होती हैं उनकी बचत हो जाती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है कंट्रीब्यूटरीज का, और उनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट चली जाती है और उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं लगती। हाँ, अगर अगर कहते हैं कि मिस्टर ए ने शेयर सब्सक्राइब किए थे लेट्स सपोज 50,000, और अभी उन्होंने हर शेयर के इंगेस्ट उन्होंने सिर्फ 10 रुपए जमा करवाए हैं, इसका मतलब मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी जमा करवाई? 500 रुपया। तो लॉ कहता है इन दैट केस मिस्टर ए को पकड़ा जाएगा कि उसने शेयर सब्सक्राइब किए थे 50,000। अनपेड अमाउंट कितनी है? अनपेड अमाउंट इस केस में इसकी बनती है, देखो यार, अनपेड बनती है इसकी 49,500। तो अनपेड अमाउंट के लिए मिस्टर ए को पकड़ लिया जाएगा, कोर्ट इसको कहेगा इससे निकलवाओ 49,500। ठीक है, तो इन दैट केस, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि हर मेंबर को सिर्फ आप पकड़ सकते हैं अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर उसने फुली पेड शेयर कर दिए हैं तो वाइंडिंग अप पे यार ऐसे मेंबर बच जाएंगे, हाँ, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरीज कहलाएंगे, इनसे मजीद कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा मेंबर हुआ जिसने अनपेड शेयर रखा है, कि शेयर सब्सक्राइब किया, उसके एंगेस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करवाई है लेकिन फुल अमाउंट जमा नहीं करवाई, तो ऐसे मेंबर्स को उनसे उतने पैसे रिकवर किए जाएंगे लाजमी जितने के ये बनते हैं। अब समझ आ जानी चाहिए वाइंडिंग अप ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कंट्रीब्यूटरीज कितना हिस्सा डालेंगे। अब सवाल है गारंटी लिमिटेड कंपनीज का। ये तो क्लियर हो गया हमें कि शेयर जो थे लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज, इनका क्या हाल होगा। अब है गारंटी लिमिटेड कंपनी के, ऐसी कंपनी जब वो बनी थी तो उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने कस्में उठाई थी कि हाँ, हम हल्फिया बयान देते हैं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तब तुम हमारे पास आना, तब हम इस कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैंने कहा था ये डेफिनेशन याद कर लेना, क्योंकि वाइंडिंग अप में बड़ी काम आएगी, क्योंकि वही अल्फाज तुम्हें वाइंडिंग अप में दोबारा दोहराने पड़ेंगे। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी लिमिटेड की अगर वाइंड अप हुई तो यार गारंटी लिमिटेड की डेफिनेशन तुम्हें पहले दिन की याद होनी चाहिए, जो दूसरे दिन में मैंने तुम्हें पढ़ाई थी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है। इसमें हर मेंबर जो होता है ना, ये वाले जो मेंबर है, इन्होंने पैसा तो नहीं डाला होता, लेकिन इन्होंने कस्में उठाई होती हैं, इन्होंने हल्फनामे जमा करवाए होते हैं कि अगर कल कला को इस कंपनी ने वाइंड अप होना है, इसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, एसेट कम हो जाएंगे, अगर ऐसा केस हुआ तो ये कहता है मैं हलफनामा देता हूं मैं 1 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा, ये कहता है मैं हलफनामा देता हूं मैं 50,000 कंट्रीब्यूट करूंगा, ये कहता है मैं हलफनामा देता हूं कि मैं 1 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा, और इसी तरह सीक्वेंस चलता जाता है। ये हलफनामा देता है कि मैं 3 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा। तो लॉ कहता है जब कंपनी वाइंड अप हो गई ना, तो इन सब को जिन्होंने ये कस्में उठाई थी, इनकी कस्में याद करवाओ और इनसे पैसे निकलवा लो और कंपनी के एसेट्स में डाल दो। और इसकी डेफिनेशन यार तुमने यही पढ़ी थी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें हर मेंबर अंडरटेक करता है, एक हल्फिया बयान लेता है, एक कसम उठाता है
कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हम क्या करेंगे, हम जितनी हमने कसम उठाई हुई उतना उतना पैसा जमा करवा देंगे। ठीक है, तो इन केस इन सब से ये पैसा क्लेम किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस कि सबको पकड़ लिया जाएगा और इनके हलफनामे के मुताबिक मेमोरेंडम कहता है इनसे पैसे निकलवा लेने हैं और एसेट में जमा कर लेने हैं। एक तो ये केस हो गया। इन केस अब दूसरा केस इसी कंपनी के हवाले से जो आपको यहीं पे सुनना है, लेकिन बाद में जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि पढ़ने से ही वो क्लियर हो जाएगा। इन केस ये जो कोई मिस्टर है ना, ये जो पतला सा मिस्टर है, मिस्टर इसको कह देते हैं XYZ। मिस्टर XYZ ने जब ये कंपनी बनी थी ना, तब ये हल्फिया बयान दे दिया था कि हाँ यार कंपनी बनाओ, कल को अगर ये वाइंड अप हुई तो मैं तुम लोगों के साथ 3 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा। इन केस वाइंडिंग अप जो है वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर जो है वो आज तारीख है 31 अक्टूबर 2021। इन केस कोर्ट ने ना 31 अक्टूबर 2021 को ना वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू कर दिया, लेकिन ये जो मिस्टर XYZ था ना, ये कंपनी को छोड़ के चला गया है 1 जनवरी 2020 को। वाइंडिंग अप का ऑर्डर आज इशू हुआ और आज तारीख है 31 अक्टूबर 2020, और मिस्टर ये जो XYZ था ना, ये छोड़ के चला गया था 1 जनवरी 2020 को। यानी कि यार वाइंडिंग अप में कंपनी चली गई और ये 9 माह पहले ही छोड़ के चला गया था। 9 माह बनते हैं या 10 माह बनते हैं, तो लॉ ने कहा फिर भी इसको पकड़ो। ठीक है, वाइंडिंग अप की डेफिनेशन में, कंपनी की जो गारंटी लिमिटेड की डेफिनेशन में है ना, वो यही है कि हर मेंबर, गारंटी लिमिटेड की डेफिनेशन में पहले बोलूंगा कि हर मेंबर जो है कंट्रीब्यूट करेगा टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, कि जब ये वाइंडिंग अप में चले जाएगी तब करेगा, या विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स, या जब ये कंपनी को छोड़ के जाएगा और 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स, कि अभी इसको साल नहीं पूरा हुआ तो फिर भी लॉ कहता है इसको पकड़ लो, इसको बोलो तुमने हलफनामा जमा करवाया था ऐसी कंपनी में जो कि वाइंड अप हो गई है और तुमने अभी उसको 9-10 माह हुए हैं छोड़े को। हाँ, अगर साल गुजर जाता, अगर यही मिस्टर XYZ साल गुजर जाता, इसने कंपनी को छोड़ा था, लेट्स सपोज एज अ मेंबरशिप इसने कैंसिल करवा ली थी तकरीबन पिछले साल सितंबर 2019 में, तो इन केस इसकी बचत हो जाएगी, इसको नहीं बुलाया जाएगा कि आओ और कंट्रीब्यूशन करो। ठीक है, तो याद रखना है, ये सारी कहानी बताने का मकसद था कि आगे पढ़ना है ना, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और किसके हवाले से पढ़ रहा हूँ। गारंटी लिमिटेड का केस होगा तो कंट्रीब्यूटर्स सारे वो होंगे जिन्होंने हलफनामा जमा करवाया होगा। तो हाँ, अगर कोई मेंबर इनमें से छोड़ के चला गया तो लॉ कहता है उस मेंबर को भी पकड़ो, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, अगर 1 साल के अंदर अंदर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया तो वो मेंबर जो छोड़ के जाएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड decision that he may make during the lifetime of his member। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेक्शन की तरफ, होपफुली अब हमें कोई मसला नहीं होगा। इन इवेंट ऑफ अ कंपनी बीइंग वाउंड अप, उन्होंने कहा जब एक कंपनी वाउंड अप होगी, every present and past member shall be liable to the contribute to the asset of the company to an amount sufficient to the payments of the debt of the liabilities, cost and charges and expenses of winding up etc। उन्होंने कहा जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो जितने भी मेंबर होंगे चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, आगे जाके कहानी क्लियर करेगा कि प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है। उसने कहा जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो जितने भी मेंबर होंगे या प्रेजेंट होंगे या पास्ट होंगे, वो कंपनी के एसेट में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना सिर्फ लाइबिलिटीज के लिए, बल्कि वाइंड अप जब एक कंपनी होती है ना तो उसके ऊपर कॉस्ट भी लगती है वाइंडिंग अप की।
तो वाइंडिंग अप के चार्जेस के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर उन्होंने कहा पास्ट मेंबर, ये वही कहानी अब तुम्हारे सामने आ गई। पास्ट मेंबर शैल नॉट लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर फॉर 1 year और अपवर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा पास्ट मेंबर, ऐसा मेंबर जो कि छोड़ के चला गया था, उसको कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा अगर 1 साल पूरा हो गया है। A past member shall not liable to contribute in respect of any debt or liability of the company contracted after he ceased to be a member। अच्छा, वो जो मिस्टर एक्स वाई जी छोड़ के गया था ना कंपनी, और अभी 10 माह हुए थे ये छोड़ के गया था, तो इसको पकड़ना है, लॉ कहता तो उस डेट या लाइबिलिटी के लिए पकड़ना है जब तक ये मेंबर था तो वो साइन हुए थे। हाँ, अगर ये कंपनी छोड़ के चला गया और कंपनी ने बाद में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके अगेंस्ट कोई डेट और लाइबिलिटी राइज हुई, तो लॉ ने कहा उसके लिए नहीं उसको पकड़ना, इस मेंबर को सिर्फ पकड़ना है ऐसी डेट और लाइबिलिटीज के लिए जब ये मेंबर था और इंटर की थी, अराइज हुई थी। पास्ट मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट, पास्ट मेंबर को कभी भी लायबल नहीं ठहराया जाएगा कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर कोर्ट को ये साबित किया जाए, अनलेस इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जब तक कोर्ट को ये साबित नहीं किया जाएगा कि प्रेजेंट मेंबर, जितने भी प्रेजेंट मेंबर है, अनएबल टू सेटिस्फाई द कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, कि जितने प्रेजेंट मेंबर है ना, हमने उन सबको पकड़ लिया, सबसे पैसे निकलवा लिए, लेकिन अभी भी फंड ना काफी हैं, तो फिर कोर्ट कहेगा हर उस मेंबर को पकड़ो जिसने विद इन अ ईयर कंपनी को छोड़ा है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब देखो वही बात आ गई जो मैंने कहानी बताई। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नो कंट्रीब्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड। तसल्ली हो गई। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय शेयर दो ही कंपनियां होती हैं ना, लिमिटेड बाय वो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने कहा इफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर no contribution shall be required from any past present member exceeding the amount if any unpaid on the share in respect of which he is liable as such member। समझ आ जानी चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी कंट्रीब्यूशन ना क्लेम करवाना किसी ऐसे मेंबर से जो कि लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का होगा। हाँ, सिर्फ वही पैसे निकलवाने हैं अगर शेयर के ऊपर पेएबल बाकी है, ठीक है, वो पैसे निकलवा लेने हैं। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कहता है अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नो कंट्रीब्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड, किसी भी मेंबर से कहता तुम कंट्रीब्यूशन ना निकलवाना फ्रॉम एनी पास्ट या प्रेजेंट मेंबर से एक्सीडिंग द अमाउंट अंडरटेकन। समझ आ गई। उन्होंने कहा जब ये कंपनी बनी थी ना, तो तब इन लोगों ने ना एक कसम उठाई थी, एक हल्फिया जमा करवाया था कि हाँ मैं 1 लाख जमा करवाऊंगा, इसने कहा था हाँ मैं 2 लाख जमा करवाऊंगा, इसने कहा था हाँ मैं 50,000 जमा करवाऊंगा। तो लॉ ने कहा किसी भी मेंबर को उसके हलफनामे से ज्यादा की अमाउंट उससे रिकवर नहीं करनी। यही बात उन्होंने बताई कि नो कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, no contribution shall be required from any past or present member exceeding the amount undertaken to be contributed by him to the assets of the company in the event of its being wound up। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी टाइप करो और मुझे भेजो ताकि वो मेरी नज़र में भी आए कि कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि nothing in this section shall invalidate any provision contained in any policy of insurance or other contract hereby the liability of individual member on the policy or contract is restricted। कहता है कि बाज दफा कंपनीज पता क्या करती हैं, अपने मेंबर्स की इंश्योरेंस करवा लेती हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी को एंटरटेन कर लेती हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप में गई तो मेंबर्स पैसे नहीं देंगे, जो पेएबल होगा ना वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो लॉ कहता है मुझे कबूल है, वेल एंड गुड, पैसे ही आने हैं ना। तो नथिंग इन दिस
सेक्शन, उन्होंने कहा कि अगर इन मेंबरान ने ना अपनी कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है कि हाँ हम ये कंपनी का काम करने लगे हैं, कल को इसने वाइंड अप भी तो होना है ना, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी की, इंश्योरेंस भी अचीव कर ली कि इन इवेंट हमने जो हलफनामे, हमने जो कस्में उठाई हुई हैं, हम फ्यूचर में अगर उसको ना एंटरटेन कर सके तो फ्यूचर के लिए इन्होंने इंश्योरेंस भी करवा ली और कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी से, कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप हुई तो हमारी जगह तुम कंट्रीब्यूट कर देना। तो लोग कहता है वेल एंड गुड, हमें कोई मसला नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है हम इनवैलिडेट नहीं करेंगे। असम ड्यू टू एनी past present member of a company in his character as such by the way of dividend profit or otherwise shall not deem to be a debt of the company। अच्छा यार एक बात सुनो, उन्होंने कहा जब कंपनी वाइंड अप होती है ना तो कंपनी की लाइबिलिटीज को गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ने कह दिया जब भी लाइबिलिटीज तुम गिनोगे ना, कभी भी तुमने वो चीज नहीं गिननी कि पिछले साल डिविडेंड अनाउंस हुआ था और अभी कंपनी ने पे नहीं किया। तो लॉ ने कहा कोई ऐसी लाइबिलिटी ना मेरे सामने ले आना कि जो मेंबर्स हैं उनको पुराना प्रॉफिट हुआ था, अभी वो तो तकसीम ही नहीं हुआ जी, वो पहले तकसीम करेंगे तो लाइबिलिटीज को गिनेंगे। तो लॉ कहता है जी खत्म, ये पैरा पढ़ लेना। लॉ कहता है जी कोई भी पास्ट या प्रेजेंट जो है ड्यू है, किसी भी मेंबर को अगर कंपनी ने पैसे देने हैं ना, कोई मेंबर है और उसको पैसे देने हैं इन द शेप ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड या अदरवाइज, तो लॉ कहता है वो हजम हो जाने हैं, वो लाइबिलिटीज में नहीं गिने जाने, ठीक है। बट फिर बाद में कहता है बट एनी सच बट एनी सच सम मे बी टेकन into account for the purpose of final adjustment of the rights of the contributories among themselves। तो यार वाइंडिंग अप में लाजमी नहीं कि नुकसान ही हो रहा होता है कंपनी को, बाज दफा वाइंडिंग अप में ना फायदा भी होता है। तो कहता है कि अगर फायदा हो गया ना कंपनी को, अगर, तो फिर इनको अकाउंट फॉर किया जाएगा। एक एग्जाम्पल समझो, ये क्यों लड़ रहे हैं इस पैसों की थैली के लिए, क्लियर करवाता हूँ। कंपनी जो है उसके एसेट्स हैं, लेट्स सपोज 2 मिलियन के, कंपनी के एसेट्स हैं 2 मिलियन के, लाइबिलिटीज हैं कंपनी की लेट्स सपोज 15 लाख की, ठीक है। और कंपनी की लाइबिलिटीज में ना यहाँ पे पड़ा हुआ है डिविडेंड पेएबल, और डिविडेंड पेएबल जो है लेट्स सपोज कह लो कि वो जी 1 लाख का पड़ा हुआ है, और जिन लोगों को पेएबल पड़ा है ना वो इसमें उनके नाम लिखे हुए हैं कि इस मेंबर को अभी डिविडेंड पे नहीं किया गया। कंपनी चलेगी वाइंडिंग अप में, तो कोर्ट कहता है मेरे सामने सिर्फ ये वाली लाइबिलिटीज लेके आना, इनको पहले पे करना है। हाँ अगर कुछ बच गया, देखो 5 लाख बचता है ना, तो कहता है अगर कुछ बच गया फिर इनको अकाउंट फॉर करेंगे कि मेंबर्स में जिन जिन का पैसा देने वाला था ना पहले उनको दिया जाएगा। हाँ फिर बाकी कुछ बच गया तो जैसे उनकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर है ना उस तरह उनको तकसीम किया जाएगा। तो ये सारी कहानी उन्होंने बताई है, ठीक है। ये सम ड्यू टू एनी पास्ट प्रेजेंट मेंबर, उन्होंने कहा अगर कोई सम ड्यू हुआ ना इन मेंबर की तरफ हमारा कंपनी का, तो वो खाया पिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले लाइबिलिटीज को अकाउंट फॉर किया जाएगा, अगर कुछ बचा तो फिर उसके वो देखा जाएगा कि जिसका देना था उसको दिया जाएगा। इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच हैज अ शेयर कैपिटल, बाज दफा हमने पढ़ा था कि ऐसी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिनके मेंबर हलफनामा जमा करवा के कंपनी बना लेते हैं और बाज दफा वो शेयर कैपिटल भी रखते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी लायबल इन एडिशन टू द अमाउंट अंडरटेकन टू बी कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। उन्होंने कहा हर मेंबर इस केस में उस हलफनामे के ऊपर भी जवाबदेह होगा, प्लस टू द एक्सटेंट ऑफ एनी अनपेड शेयर इफ हेल्ड बाय देम, और शेयर के ऊपर भी जवाबदेह होगा, ठीक है। Liability of director whose liability is unlimited,
यार ये एक सेक्शन है, सेक्शन गालिबन मिलते हैं सेक्शन 90 से लेकर ना 100 के दरमियान। वहां पे ना लॉ ने बताया है a limited company may have liability of any director unlimited। तो लॉ ने इजाजत दी है कि जो लिमिटेड कंपनियां हैं ना वो अपना एक डायरेक्टर या सब डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करार दे सकते हैं। और ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 90 और 100 में। तो यहाँ पे सिर्फ अभी सुन लो क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना है 90 और 100 की सीरीज में जाके, कि ऐसी लिमिटेड कंपनी जिसमें डायरेक्टर जो है अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुई तो इसका क्या करना है। लेट्स सपोज ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमें पता है जब भी इसने वाइंड अप होना है इसकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी चली जानी है, क्योंकि लॉ ने बयान कर दिया कि कंट्रीब्यूटरी से कुछ नहीं लेना, टोटल इन्वेस्टमेंट ही कंट्रीब्यूशन है। तो प्राइवेट कंपनी में कहता है जी, या पब्लिक कंपनी में या किसी भी कंपनी में कोई भी एक डायरेक्टर या ज्यादा डायरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए किसी भी डायरेक्टर की सीट को कह दिया जाता है कि इस सीट पे जो डायरेक्टर बैठेगा ना उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। उसका मकसद ये होता है कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी इन्वेस्टमेंट तो जाएगी सारी, प्लस फिर लॉ जो है ना इस डायरेक्टर को पकड़ लेगा कि बाकी का पैसा सारे का सारा तुमसे निकलवाना है। ठीक है। तो ये हम पढ़ने लगे हैं अब यहाँ पे, और इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किसी डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करार दे दिया जाता है, इसके लिए हम सेक्शन जो है हमारे आने वाली सीरीज में आप पढ़ लेंगे कि कैसे किस तरीका कार से किसी डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बना दिया जाता है। तो कहता है इन केस अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी के पास ऐसा कोई डायरेक्टर है ना, तो उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी। उन्होंने कहा वाइंडिंग अप जब होगी लिमिटेड कंपनी की, एनी डायरेक्टर वेदर पास्ट आर प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कि एक साल नहीं गुजरा, पास्ट का सॉरी मतलब एक साल नहीं गुजरा, प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। हुज लाइबिलिटी इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट is unlimited shall in addition to his liability to contribute as ordinary member। कहता है पहले तो वो डायरेक्टर हिस्सा डालेगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी मेंबर कंट्रीब्यूशन में वाइंडिंग अप में हिस्सा डालता है। फिर जब सारा कंट्रीब्यूशन सब मेंबर से अचीव हो जाएगा फिर वो जो है ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा जैसे कि मेंबर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी का पर्सन कंट्रीब्यूट करता होता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी अगर हुई तो हमें पता है उसके मेंबर सब कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। A past director shall not be liable to make such contribution if he has ceased to hold office for 1 year upward. A past director shall not liable to make such contribution in respect of any debt liability of the company contracted to cease to be a member। उन्होंने कहा डायरेक्टर उस लाइबिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करेगा अगर साल के अंदर उसने छोड़ दिया था और उसके जाने के बाद वो लाइबिलिटी अराइज हुई थी। तो इसकी याद क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहां पे भी होगी जब ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कैसे एक डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देते हैं। कंट्रीब्यूटरीज इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, पांच दफा होता है कि किसी ने कसम उठाई थी और वो बेचारा मर गया और विद इन उसी टाइम में कंपनी वाइंड अप में चली गई। तो ये सेक्शन खुद ही पढ़ लेना। उन्होंने कहा इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मना कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा निकाला जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, बाज दफा ये भी होता है कि एक कंपनी वाइंड अप में है तो उसके जब एक दो मेंबर्स को देखा गया ना तो वो तो इंसॉल्वेंट हो रहे थे, मसलन उनके खिलाफ कोर्ट में इंसॉल्वेंसी का तरीकेकार भी जारी है। तो लॉ ने कहा कि अगर एक ऐसी कंपनी जिसमें 2-3 मेंबर या सारे मेंबर इंसॉल्वेंट हैं तो इस केस में लीगल असाइनी जवाबदेह होगा।
क्योंकि जब एक कंपनी वाइंड अप होनी है ना, कोर्ट ने कहना है इसके मेंबर्स को पकड़ो, निकालो पैसा। तो इन केस मेंबर को पकड़ा गया तो पता चला ये तो मेंबर है, ये तो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो लॉ कहता है ऐसे मेंबर से नहीं, उस असाइनी से जाके पूछो जिसको असाइन किए गए इसके सारे एसेट्स वगैरह। तो इन केस में असाइनी से कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा। ये भी आप खुद पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 299। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बाज दफा होता है कोई कंपनी वाइंड अप होती है, उसका ही मेंबर जो है दूसरी कंपनी, जैसे कि ये एक कंपनी है मिस्टर कंपनी ए, ये एक कंपनी है कंपनी ए, और ये एक कंपनी है कंपनी बी। कंपनी ए वाइंडिंग अप में है, और वाइंडिंग अप में हमें पता है लॉ ने बोला है सारे मेंबर से कंट्रीब्यूशन लो। जब इसके मेंबर्स को देखा गया तो इसमें एक दूसरी कंपनी थी बी, इससे हिस्सा लेने गए तो पता चला कि ये कंपनी भी वाइंडिंग अप में है। तो लॉ ने कहा इस कंपनी के जैसे इंसॉल्वेंट मेंबर के ऑफिशियल असाइनी से पूछा था ना, तो कंपनी के होते हैं लिक्विडेटर, तो कहता है तुम उस लिक्विडेटर से राब्ता करोगे। तो ये भी सेक्शन आप खुद पढ़ेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑफिशियल लिक्विडेटर। पहले मैं इसको समराइज कर लूँ। समराइज में मैंने आपको बताया कि हर मेंबर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। अगर तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है तो जितनी इन्वेस्टमेंट दी हुई वही काफ़ी होगी, बचत हो जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट आपने पूरी नहीं अदा की तो आपको अदा करनी पड़ेगी, और लॉ की नज़र में आप कंट्रीब्यूटरीज हैं। हाँ, वो वाले बंदे जिन्होंने कंपनी बनाई थी और कसम उठाई थी, अगर इनमें से कोई मेंबर छोड़ के नहीं गया तो इनकी कसम को ओरिजिनल पैसों में कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ, अगर कोई छोड़ के चला गया, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो लॉ कहता है उसको पकड़ लो, उससे पैसे लो। और ऐसी लाइबिलिटीज के लिए पैसे लेना जो कि जब ये मेंबर था और अथाइज हुई थी। हाँ, ऐसी लाइबिलिटीज के लिए इसको ना पकड़ना कि ये 1 जनवरी 2020 को गया था और तुमने मार्च में जाके किसी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया था और कर्जा सर चढ़ गया था। तो ऐसी लाइबिलिटी के लिए इस XYZ को नहीं पकड़ा जाएगा। तो सारी कहानी ये थी। और फिर इन्होंने बता दिया था कि जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला डायरेक्टर होगा, सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, उससे भी एज अ मेंबर कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। हाँ, अगर फर्दर कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा तो वो ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी में एक मेंबर कंट्रीब्यूट करता होता है। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि अगर एक मेंबर ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है तो उसके असाइनी से जाके शेयर क्लेम करना है। और अगर एक मेंबर कंपनी थी दूसरी कंपनी की तो उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर से सवाल पूछना है। अब सवाल ये है कि ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होते हैं? कोर्ट जब भी ऑर्डर पास करेगा वाइंडिंग अप का तो किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि कम्पिटेंट होगा, जो कि इस काबिल होगा कि कंपनी के सारे एसेट्स को अपनी निगरानी में बेचेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और अपनी निगरानी में सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। क्योंकि कोर्ट के जो कोर्ट है उसके जज ने या वकील ने तो उठ के नहीं ना आ जाना कंपनी में कि चलो जी हमारी आंखों के सामने एसेट बिकें, क्योंकि यार ये उनका काम नहीं है। वो लॉ के बंदे हैं, उन्होंने लॉ के मुताबिक फैसला कर दिया। सॉरी, उन्होंने लॉ के मुताबिक फैसला कर दिया कि जहां तक क्वेश्चन ऑफ लॉ था हमने फैसला कर दिया। अब किसी ऐसे अच्छे बंदे को लाया जाए जो कि ये सारे अफेयर से बखूबी जानता है और वो एसेट्स वगैरह बेचे, तो उसका नाम होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर बिल्कुल आसान है, तुम खुद पढ़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूँ। लॉ कहता है कि जब भी कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा ना, कोर्ट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करेगा। जो लिस्ट हमने बनाई हुई है ना, जो लिस्ट SCCP ने मेंटेन की है, और याद होगा ये डाटा बैंक मैंने तुम्हें बताया था
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, कि जब कंपनी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो किसी लिस्ट से करती है, ये उसी लिस्ट की बात होने जा रही है। तो लॉ ने कहा कि कोर्ट को इख्तियार है ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करने का, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा हर चलते फिरते बंदे को, सिर्फ उस पर्सन को अपॉइंट करेगा जो पैनल में मौजूद होगा। पहली बात उन्होंने ये कर दी। लॉ ने कहा प्रोविजनल मैनेजर भी वहीं से ही अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोविजनल मैनेजर वो कि कंपनी को वाइंड अप नहीं किया, सुपरविजन, सुपरविजन के लिए भी वही मैनेजर अपॉइंट होगा या ऑफिशियल लिक्विडेटर। फिर उन्होंने कहा पैनल जो है, जो भी पर्सन हम पैनल में रखते हैं उनका, उन्होंने कहा उसका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होता है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड लॉ। और इंशाल्लाह यार जब तुम ये क्वालिफाई करोगे ना तो 10 साल के बाद तुम भी एलिजिबल हो जाओगे इस पैनल में जाने के लिए। Where a person is a provisional manager appointed by law, the may limit the powers और वगैरह। उन्होंने कहा जब एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा ना किसी कंपनी के ऊपर, तो कोर्ट उसकी पावर वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। पर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब भी एक प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो लॉ ने कहा ये विद इन 7 डेज, ये डेज याद याद रख लेना, एमसीक्यू में आ जाते हैं। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट वो डिस्क्लोज करेगा कि क्या उसका इस कंपनी में कोई शेयर या इंटरेस्ट तो नहीं। और शेयर या इंटरेस्ट वगैरह तो हमने डिटेल में पढ़ लिया ना डायरेक्टर में, कि डायरेक्टर इज अ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। उसी को सोचते हुए उन्होंने लॉ ने कहा कि जब भी एक ऑफिशियल लिक्विडेटर जाएगा ना किसी कंपनी में, वो 7 दिन के अंदर कोर्ट को एक हल्फिया जमा करवा देगा कि हाँ जी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरा इस कंपनी में ना तो कोई शेयर बनता है, ना कोई इंटरेस्ट बनता है, ना मेरा इस कंपनी में किसी के साथ कोई ताल्लुक बनता है। उसके बाद जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होगा, कोर्ट हमेशा ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करेगा जो कि वाइंडिंग अप की कंपनी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करेगा। अगर मोर देन वन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा। ठीक है, ये सारा उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट जब भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, अगर कोर्ट को लगा कि किसी ऑफिशियल लिक्विडेटर से कोई सिक्योरिटी वगैरह क्लेम करनी है तो उनसे कोई पैसे वगैरह भी लेके रख लेगा, सिक्योरिटी या कोई और गारंटी ले लेगा उनसे। कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर पहले तो ऊपर था ना यार, कोर्ट ने अपनी मर्जी से लिस्ट से बंदा चूज किया था। फिर क्रेडिटर वो लोग जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी उनकी मर्जी का ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये मर्जी फिर वही पैनल से ही चूज करनी है। अगर क्रेडिटर कह दें कि मिस्टर बी पैनल में मौजूद हैं, हम चाहते हैं मिस्टर बी इस कंपनी को अच्छी तरह लिक्विडेट करे, तो लॉ कहता है कि ये इख्तियार दे दिया गया क्रेडिटर्स को कि कोर्ट जो है, अगर ऐसा क्रेडिटर जिसने कंपनी को नॉट लेस देन 60% ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल लोन दिया है, लेट्स सपोज अगर कंपनी का कैपिटल है 1 मिलियन, तो ऐसा क्रेडिटर जिसने कंपनी को उधार दिया है 7 लाख का, 60% से अबव का, 60% इसका 6 लाख बनता है, एटलीस्ट 60% 6 लाख या इससे ज्यादा का, इन केस अगर 1 मिलियन है, तो लॉ ने कहा कि ऐसा जो होगा ना, ऐसा क्रेडिटर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर हमारी पसंद का लगाएं। ऑफिशियल लिक्विडेटर एक बार अपॉइंट हो गया तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर बेचारा मर गया या वो इनकम्पिटेंट हो गया या उसको कोर्ट ने रिमूव कर दिया, तो उसकी कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है तो उसकी कैजुअल वैकेंसी भी उन्होंने कहा कि कोर्ट ही फिल करेगा। कमीशन में ऑफ इट्स ओन रिमूव द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि ये डाटा सारा यार एससीसीपी के पास पड़ा होता है। उन्होंने कहा अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कहीं अपॉइंट हुआ
और कहीं उसने कोई गलती की या फ्रॉड करने की कोशिश की या मिसकंडक्ट किया ना, तो एससीसीपी के पास पावर है कि इस लिस्ट में से उस पर्सन का नाम निकाल सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई पर्सन अपॉइंट होगा वो सारे का सारा कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई करेगा, जो कि एक प्रोफेशनल कैपेसिटी ने इम्पोज किया होता है। फिर उन्होंने कहा अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर का नाम है ना मिस्टर अहमद, या ऑफिशियल लिक्विडेटर का नाम है मिस्टर कैसर इकबाल, तो उन्होंने कहा जी कंपनी में कोई भी इनको इनके नाम से नहीं पुकारेगा। हमेशा जब भी कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो हमेशा उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर के नाम से ही पुकारा जाएगा, ना कि कोई उसको उसके इंडिविजुअल नाम से पुकारे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। रिमूवल ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, लॉ के पास, कोर्ट के पास इख्तियार है कि किसी भी ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिमूव कर सकता है। तो रिमूवल बड़ी आसान है, खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसमें सब कुछ बताएगा कि रिमूवल कैसे होती है। कोर्ट को जब भी लगा कि इसने अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इसको रिमूव कर देगा और इसको जुर्माने भी डालेगा कि तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है कंट्रीब्यूशन में, वो सारा इससे रिकवर करवाएगा। उसके बाद रिम्यूनरेशन, ऑफिशियल लिक्विडेटर को तनख्वाह कौन देगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर क्योंकि कोर्ट अपॉइंट कर रहा है ना, तो कोर्ट इसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को देखते हुए इसकी तनख्वाह को मुकर्रर करेगा। फिर बाज दफ़ा कहता है जी ऑफिशियल लिक्विडेटर की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ना इसकी सैलरी जो होती है कोर्ट परसेंटेजेस के बिहाफ पे भी असाइन कर देता है कि फलां फिक्स एसेट डिस्पोज करोगे तो इतने परसेंट का कमीशन तुम्हारा, कंपनी की चेयर्स बेचोगे तो अच्छी तरह बिकी तो उसमें से इतने परसेंट कमीशन तुम्हारा। तो बाज दफ़ा उन्होंने कहा कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की तनख्वाह को मुकर्रर नहीं किया जाता कि ये अच्छी तरह परफॉर्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिकवर करके लाए, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर की ना तनख्वाह परसेंटेज बेसिस पे भी मुकर्रर कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल आसान है यार, ये भी तुमने ही पढ़ना है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अवेयर टू बी मेड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये भी आपने ही पढ़ना है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर जब एक अपॉइंट हो जाता है ना तो कोर्ट को वो फुली वेरीफाइड और एफिडेविट जमा करवाएगा, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाएगा कंपनी के अफेयर्स की कि जब वो कंपनी में अपॉइंट होके गया तो उसने कंपनी में क्या क्या देखा। क्या क्या देखने से मतलब वो एक स्टेटमेंट बनाएगा और हल्फिया स्टेटमेंट बनाएगा, कसम वाली एफिडेविट वाली स्टेटमेंट बनाएगा जिसको वो वेरीफाई भी करेगा। उसमें लिखेगा स्टेटमेंट में सबसे पहले कि इस कंपनी में जब मैं गया तो इसके एसेट कितने थे, इसके डेट कितने थे, इसकी लाइबिलिटीज कितनी हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ कैश बैलेंस एंड बैंक। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी क्रेडिटर। यार ये बिल्कुल आसान है, तुमने पढ़ना है, ये तुमको आता है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ और ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, वो एक हल्फिया स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें ये सारे अफेयर्स लिखेगा कि मैंने इस कंपनी में क्या क्या देखा और ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 6 मंथ इस कंपनी में क्या हुआ। फिर वो इनका हेड ऑफिस कहाँ है, अच्छा कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे, कौन कौन से डायरेक्टर थे, कौन कौन से सीईओ थे, वो सब ये कहानियां लिखेगा। ये बिल्कुल आसान है यार, यहाँ तक। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। फिर उसके बाद रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बनती है जब वो अपॉइंट होता है। और ये है रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर जब वो अपना सारा काम निपटा लेता है ना, तो वो विद इन 16 days वो फिर एक रिपोर्ट बनाता है। वेयर कोर्ट हैज मेड वाइंडिंग अप ऑर्डर, जहां पे कोर्ट जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लेता है, सच लिक्विडेटर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल एक स्टेटमेंट जमा करवाएगा जो कि अभी तुमने पढ़ी सेक्शन नंबर 20 में। अब 20 के बाद not later than 60 days from the date of winding up order, submit a report to the court containing the following particulars.
एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जैसे ही अपॉइंट होगा विद इन 7 डेज वो ये वाली स्टेटमेंट बनाएगा, जो कि सेक्शन नंबर 20 ने कहा है कि जाते ही तुमने ऑफिशियल लिक्विडेटर ये स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट सबमिट करवाने के बाद लॉ ने कहा इस स्टेटमेंट को जमा करवाने के 60 डेज के बाद, 60 दिनों के अंदर, इस स्टेटमेंट को जमा करवाने के 60 दिन के अंदर तुमने एक रिपोर्ट जमा करवानी है, और ये रिपोर्ट भी तुमने खुद पढ़नी है कि रिपोर्ट में वो क्या क्या लिखेगा। ठीक है, तो यार ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। आज की सीरीज में हमने क्या सीखा कि कंपनी कैसे कैसे वाइंड अप होती है। हमने इस सीरीज में सीखा था कि कंपनी जो है, कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, कंपनी कैसे वाइंड अप होती है, कौन कौन सी वजूहात पे कंपनी वाइंड अप हो जाती है। फिर हमने सीखा कि पावर ऑफ कोर्ट क्या होती है। ठीक है, कोर्ट की पावर क्या होगी। फिर हमने सीखा कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं, कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर हमने सीखा कि कंपनी को जब भी वाइंड अप किया जाएगा तो लिक्विडेटर, लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे, और लिक्विडेटर कौन कौन होंगे वो बताया। यार ये बहुत अहम टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड, और एग्जाम में हमेशा हमेशा इसमें से ही पूछता है। आप इसको तैयार करके चले जाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि जब भी होता है ना, मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ कॉर्पोरेट लॉ की, तो यार वो मैं ना सबसे पहले ये वाला एरिया तैयार करवाता हूँ, क्योंकि जब रिटर्न एग्जाम होता है ना तो 15 से 20 नंबर का पेपर यहीं से आ जाता है। हाँ, अब तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ना, तो सबसे पहले तुमने जब भी पढ़ना होगा ना लॉ का, तुम इस एरिया को पढ़ लेना। तुम्हारे गालबन 7 से 10 नंबर तो यहीं से तैयार हो जाएंगे। अच्छा सर, असाइनी से क्या पूछेंगे, कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, नजम भाई, जब असाइनी से आएगा ना ऑफिशियल लिक्विडेटर, पूछेगा कि यार कुछ बचता है, वो बचता कैसे है, असाइनी से पूछेगा इस पर्सन को तुम इंसॉल्वेंट कर रहे हो, इसके एसेट तुमने कितने लिक्विडेट किए हैं और कितनी लायबिलिटीज है, ये लो मेरी लायबिलिटी भी लिखो कि तुमने हमें भी पैसे पे करने हैं। ठीक है, फिर दो, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, और पर्सन के ऊपर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं असाइनी। तो उससे कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछेगा कि यार तुम इस पर्सन को भी तो कर रहे हो ना, तो कितना कम से कम बचता है तुम्हारे पास, वो मुझे इतना चाहिए। असाइनी कौन होता है, देखो कंपनी को, जैसे एक पर्सन दिवालिया करने गया ना कंपनी का, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ करने चला गया एक पर्सन, उसको लॉ ने बोल दिया ऑफिशियल लिक्विडेटर। हाँ, कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी नहीं थी, पर्सन था, उसने लोगों से कर्जा लिया हुआ था, बैंक से कर्जा लिया हुआ था, उसको जब इंसॉल्वेंट करते हैं ना, तो उसके ऊपर मुकर्रर करते हैं एक पर्सन, जो कि लॉ का पर्सन होता है, जो उसके सारे एसेट्स को बिकवाता है बोली लगवा के, और उसकी लाइबिलिटीज को पे करता है लॉफुली, उसको बोलते हैं असाइनी। ठीक है, यानी कि इन द सेंस यार, ऐसा पर्सन अगर कंपनी के ऊपर अपॉइंट होगा तो उसको बोलेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी का बंदा किसी इंडिविजुअल के ऊपर अपॉइंट होता है तो इसको बोलते हैं असाइनी। I am confusing what if liabilities are more than assets in case of company limited by share, what will happen। यार अगर तो लाइबिलिटीज कम है वो तो उन्होंने कह दिया कि कोई मसला नहीं, जितने पैसे होंगे उतने तकसीम हो जाएंगे एसेट को बेच के क्रेडिटर्स में। हाँ, अगर पैसा बच गया तो लिमिटेड बाय शेयर्स में जिसने जितना जितना पता लगाया होगा ना, उस रेशो के हिसाब से उनमें सरप्लस तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, साथ क्लियर हुआ परमानेंटली। यार अभी तक जहां से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि रिटर्न होना है कि नहीं होना, लेकिन मैं तुम्हारी तैयारी जो है ना अब यही करवा रहा हूँ कंप्यूटर बेस पे, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस होना है। सेक्शन 9294 का लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, इकरा ने बोला।
असाइनी, असाइनी मैंने बता दिया, मोहम्मद अली। सर सेक्शन इज सेक्शन नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, सेक्शन 301 और 294। पहले तो 294 की रिक्वेस्ट आई। 294। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 294 में ये मैंने डिटेल में बताया कि सेक्शन नंबर 294 में कंट्रीब्यूटरीज कौन होंगे, इनको खुद पढ़ना है एक बार। अगर नहीं समझ आएगी ना तो दोबारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें पूछ लेना। बिल्कुल आसान आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि लाइबिलिटीज किसकी कितनी होगी और कौन कितना कितना पैसा जमा करवाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है ना उसी का याद करना होता है। और रिटर्न एग्जाम में मोस्टली वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का ही पूछता होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो बताओ इसमें कौन कौन बंदा कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम बोलेंगे कि पहले तो इसमें वो बंदा कंट्रीब्यूट करता है जिसने कसम उठाई होती है। फिर वो बंदा भी कंट्रीब्यूट करता है जो कंपनी को छोड़ के चला जाता है लेकिन 1 साल नहीं गुजरा होता। लेकिन फिर वो बंदा उस चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूशन करता है जो कि उसकी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लाइबिलिटीज अराइज हुई हैं, लेकिन उस लाइबिलिटीज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता जो कि आफ्टर आफ्टर बीइंग अ सीज टू बी अ मेंबर अराइज हुई थी। ये था सेक्शन नंबर 9294। अच्छा, अब आगे किसका सेक्शन है, होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। आगे है डेफिसिट के केस में क्या होगा यार, क्रेडिटर बेचारों को नुकसान होगा। एसेट कम है ना तो क्रेडिटर्स को नुकसान होगा, लेकिन क्रेडिटर्स को कुछ ना मिलने से कुछ मिल गया बेहतर है। इसीलिए तो कोर्ट के पास केस किया था ना, क्रेडिटर्स को पैसा ही नहीं मिल रहे थे। सेक्शन 301। अच्छा, सेक्शन 94 तो एक्सप्लेन हो गया। सेक्शन 301 अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। सेक्शन 301 होपफुली पुरानी बात है। 307, 304, 302, 301। अच्छा, अब ये क्या नहीं समझ आया। क्लास सबसेक्शन एच में ई एफ जी एच कहाँ है यार। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट किधर है यार, यार किधर है इसका, बोल के बता दो मुझे, लिख के बता दो। एफ समझ नहीं आया, यहाँ तो जी है, जी के बाद यार सबूर बताना एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, या उसको लिख दो, क्या नहीं समझ आया, थोड़ा सा लिख दो आइडिया ताकि मैं पहुंच जाऊँ। सर लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या करेंगे, कंपनी भी वाइंड अप हो रही है और 1 साल के भी नहीं। हाँ, उन्होंने बताया ना कि डेथ हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जितनी वो कसम खा के गया ना अपनी जिंदगी के दौरान, तो उसकी प्रॉपर्टी में से उतना शेयर निकाल लो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो पैसे ले लो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जिनको कोर्ट अनाउंस करता है। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, नुमान मैंने कंट्रीब्यूटरीज की एग्जाम्पल बनाई थी यार। ऑपरेसिव टू मिनोरिटी मेंबर, मिनोरिटी मेंबर जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने बताया था मिनोरिटी मेंबर्स वो होते हैं जिनके पास 5% से बिलो की जो होती है। 10 होगा, या लेक्चर के स्टार्ट में बताया था यार। मिनोरिटी मेंबर्स कौन से होते हैं, ये देखो मैंने लिखा था। मिनोरिटी मेंबर ऐसे मेंबर होंगे जिनके पास 10% से कम के शेयर मौजूद होते हैं कंपनी के। तो उन्होंने कह दिया कि अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती रहती है कि जो मिनोरिटी मेंबर्स के हक में नहीं है, कि उनके उनके लिए फायदा मंद नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कंपनी को भी कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वाइंड अप कर देंगे सबूत। कंट्रीब्यूटरीज की एग्जांपल दूं तो ये देखो यार, मैंने अभी इतनी अच्छी पेंटिंग की थी, कहाँ गई। ये होते हैं कंट्रीब्यूटरीज, यहाँ पे मैंने पेंटिंग की थी, ये देखो। ये हैं कंट्रीब्यूटरीज कि जो हिस्सा डालेंगे कंट्रीब्यूशन में। यार आज ना तुम लाजमी डेफिनेशन पढ़ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन।
उसकी डेफिनेशन में ही छुपी है उसकी वाइंडिंग अप की कहानी। वो कहता है ये ऐसी कंपनी होती है जो बनने के वक्त ना कसम उठा लेते हैं मेंबर कि हाँ जी हम कसम खाते हैं जब ये कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो हम वाइंडिंग अप में हिस्सा डालेंगे, जो भी लाइबिलिटीज अराइज हो रही होंगी उसमें, प्लस कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप के लिए जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को पैसे देने हैं ना उसके लिए भी, तो उतना हिस्सा डालेंगे जो हम अंडरटेक कर रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूटर्स की कंपनी सीज टू हैव मेंबर। हाँ, अगर कंपनी के पास मेंबर ही खत्म हो जाए, सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो खत्म हो गए, लेट्स सपोज 3 मेंबर थे और 3 मेंबर जो थे वो बेचारे तीनों ही फोर्थ हो गए, खत्म हो गए, तो इन केस कंपनी जो है लॉ ने कहा हम वाइंड अप कर देंगे। सीज टू हैव मेंबर का मतलब ये सबूत को समझ आ गई। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीब्यूटी मैंने बता दिया। फंडिंग अप में कितना टाइम देता है कोर्ट कंपनी को वाइंड अप। यार ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। उसमें लॉ ने इख्तियार दे दिया कोर्ट को, कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, सॉरी एक्ट ने गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कोर्ट को कि जब भी तुम वाइंड अप करोगे ना तो यार ये चीजें देख लेना। अब कोर्ट कितने अरसे में वाइंड अप करवाता है ये कोर्ट की मर्जी, ये इख्तियार नहीं है कंपनीज एक्ट के पास। पेनल्टी लेवल क्या है, लगता है न्यू मेंबर आ गया हमारे ग्रुप में। तो यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे मेंबर से जिसने डाटा मैनेज किया हुआ है ना, तो यार वो ना उस डाटा में पेनल्टी लेवल्स वो सारी यार चीज़ें लाजमी रखा करे जो कि मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। तो होपफुली सब कुछ क्लियर है यार। अब अगर अब कोई क्वेश्चन है ना तो वो ग्रुप में यार काइंडली पूछ लो क्योंकि टाइम ओवर हो गया। व्हाट विल हैपन टू द लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा जब साथ ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है तो पहले तो सबसे इनसे कस्मों के पैसे ले लो जितनी जितनी इन्होंने हल्फिया जमा करवाया। उसके बाद अगर इन्होंने अपनी लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करवाई है शेयर कैपिटल में भी, तो शेयर कैपिटल को जिस पर्सन ने जितना जितना सब्सक्राइब किया है ना या वादा किया है इतना सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी पैसे इनसे ले लो। इन केस देयर इज डेफिसिट इन एसेट्स, ये बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो आप लोग साथ यार ग्रुप में पूछ लो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।